तो उस्ताद को जिस तरीके से रौंदा गया है, स्टेट के दर्जे से हमें महरूम किया गया, हमें यूटी में लाया गया, वो चीज़ें कुछ भी आज को देखने को नहीं मिली। तो उन्होंने यहाँ कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया। एक्सपेक्टेड था कि हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में थी कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता, वो नहीं मिला। उससे हमें निराशा इस आज की विजिट के डेफिनेटली विजिबल है। फिर जिस चीज के सपने दिखाए गए थे, जिस किस्म की बात की गई थी कि हम ये करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन मुझे जमीन पर नजर नहीं आ रहे। इनके लोग तो अंग्रेजों के साथ उस वक्त मिले हुए थे, जो बिजनेसमैन थे। इस सारी स्टेट की संपत्ति जो कांग्रेस ने क्रिएट की, जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में, जो एयरपोर्ट्स बने, जो रेलवे स्टेशन बने, जो दूसरे पोर्ट बने, जो दूसरी और एसेट्स बने, तो सारी बने वो कांग्रेस के वक्त में। उनको ये दे रहे हैं, उनको किसी को किराए पर, किसी को बेच रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ये उसी सोच से चल रहे हैं जो सोच ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहाँ हिंदुस्तान में आई थी। कांग्रेस पार्टी अपने इश्यूज पर बिल्कुल टिकी हुई है। वो सोच महात्मा गांधी के रखते हैं। नॉन वायलेंस के तौर पर हम लोग चलते हैं। राहुल गांधी की अब न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, ये मीडिया नहीं दिखाता तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। कांग्रेस अपने बलबूते पर यहाँ कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। आदाब नाज़रीन, आप एक बार फिर से जुड़ चुके मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल पर, JKC न्यूज़ पर, खालसा एक्सप्रेस पर, बदरौर TV और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, आज की इस खास मुलाकात के लिए मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर MLC और सीनियर कांग्रेस नेता एडवोकेट नरेश कुमार गुप्ता साहब। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब जो है जम्मू का उनका विजिट है, जम्मू कश्मीर का उनका जो है 2024 का पहला विजिट है। और गुप्ता साहब से जानना चाहूँगा कि ये इस विजिट को किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और क्या लगता है इनको कि प्रधानमंत्री मोदी का जो विजिट है ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए है या फिर ये कोई पॉलिटिकल जो है सिनेरियो है। तो सबसे पहले खैर मकदम करते हैं हम आपका गुप्ता साहब। तो बताइए, जो आप किस नज़र से इस विजिट को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भाई आपका कि आप यहाँ आए और हमें पूछा आपने। ये आज का बड़ा अहम है, दिन अहम है। जहां तक प्रधानमंत्री जी जम्मू में तशरीफ लाए, उस तशरीफ आवरी का हम वेलकम करते हैं कि जम्मू में आए। और उस वेलकम के साथ हम ये कहेंगे कि हमें बड़ी उम्मीद थी। वेलकम उस लिहाज से कि हमें उम्मीद थी कि जम्मू में आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को भावना का वो ख्याल रखेंगे, और हमें जो हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो नाइंसाफियां जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ 5 अगस्त 2019 को, तो उसके बाद इनके जो सरकार की तरफ से बयानात आए, उसमें यह था कि जम्मू कश्मीर हम एक हेवन बनाएंगे, एक स्वर्ग बनेगा, लोगों को कामकाज मिलेगा, भाईचारा होगा, यहाँ तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और यहाँ के लोग जो हैं अपना कामकाज कर सकेंगे और हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। ये चूंकि इनके, अगर आप पिछले इनके स्टेटमेंट देखें, ऑफिशियल स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी के, रियासत के गवर्नर साहब उस वक्त के रहे या जो दूसरी लीडरशिप रही, तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने कहा था कि चलो जी इनके आने का हम स्वागत है। मगर जो उम्मीदें हमें लगी हुई थी, वो उम्मीदें जब वो आए, उनके हमने जो उनका यहाँ स्पीच थी, उन्होंने यहाँ बताई, स्पीच हुई, उस स्पीच से हमें निराशा हाथ में लगी। निराशा ये कि हम उम्मीद रखते थे कि हमें जो नाइंसाफ़ी हुई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एक ताज की तरह देखा जाता था कि हिंदुस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर का ताज की तरह सुनहरे लफ्जों में लिखा गया है कि ताज है जी, हिंदुस्तान का ताज है जी। तो उस ताज को जिस तरीके से रौंदा गया है कि इसको डाउनग्रेड किया गया, स्टेट के दर्जे से हमें महरूम किया गया, हमें यूटी में लाया गया, हमें जो प्रोटेक्शंस थी, हमें हिफाजत थी कानून की रूह से कि हम यहाँ लोकल लोग ही यहाँ रोजगार कर पाएंगे, बाहर के आदमियों को ज़मीनों का खरीद फरोख्त का हक यहाँ नहीं था। इवन सरकार भी जब कोई ज़मीन लेती थी यहाँ, तो वो भी लीज आउट होती थी, वो भी मलकियत नहीं होती थी। तो वो चीज़ें कुछ भी आज को देखने को नहीं मिली। रहा जो उन्होंने यहाँ कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया। एक्सपेक्टेड था
क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ पाकिस्तान लगता है, एक तरफ चाइना लगता है, कुछ हिस्सा हमारा अफगानिस्तान के करीब करीब भी है, तो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। पहाड़ी इलाका है, मौसमी जो हिसाब से आधा जम्मू कश्मीर मौसम पर डिपेंड करता है कि जब बारिश होगी तो हमें फसल होगी, बारिश नहीं होगी तो हमें फसल नहीं मिलेगी, हमें फ्रूट नहीं मिलेगा। तो उस लिहाज से हम तवक्का रखते थे कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पैकेज ये अनाउंस करेंगे, और बॉर्डर के हैसियत से देखते हुए हम तवक्का करते थे कि यहाँ स्पेशल पुलिस की बटालियन क्रिएट हो सकती हैं, बीएसएफ की क्रिएट हो सकती हैं, जिसमें एक्सक्लूसिवली जम्मू कश्मीर के लोगों को चांस मिलेगा कि वो मिले कि वो वही यहाँ, ताकि उस तरीके से यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है डाउन हो सके। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर का ग्राफ सबसे हाईएस्ट ग्राफ 32% के करीब इसको जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे रोजगार जो है, बेरोजगार जो नौजवान है, अनएम्प्लॉयड जो जिसमें प्रोफेशनल लोग भी पढ़े हुए हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, कोई नौकरी उनको नहीं है। क्योंकि यहाँ स्टेट नहीं थी, यहाँ ये स्टेट पहाड़ी थी, यहाँ इंडस्ट्रीज कोई है नहीं, कोई चांस नहीं है। इस तौर पर हर एक घर तवक्का रखता था कि हमें नौकरी मिले तो हम उससे वो कारोबार, उसके घर की खुशहाली जो है, कामकाज चलता था। हमारे जो डेली वेजर हैं वो सड़कों पे हैं, हमारे जो NHM से जुड़े हुए हैं, रूरल हेल्थ मिशन के साथ लोग जुड़े हुए हैं, वो सड़कों पे हैं। और भी जितने लोग हैं आप देखिए सड़कों पे जुड़े हुए हैं। रेगुलाइजेशन की पॉलिसी इनके पास कोई है नहीं, जो रिटायर होता है उसके बाद कोई नया लगता नहीं है। तो रिक्रूटमेंट के हिसाब से हमारी प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में थी कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता, वो नहीं मिला। उससे हमें निराशा इस आज की विजिट के डेफिनेटली विजिबल है। गुप्ता साहब, प्रधानमंत्री का हम लगातार भाषण सुनते हैं या होम मिनिस्टर का भाषण सुनते हैं, वो बोल रहे हैं कि 370 जो था वो एक रुकावट थी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन उसके बाद जो है 370 टूटने के बाद जो है एक रेवोल्यूशन आया है। तो वो अगर रेवोल्यूशन है तो वो किस चीज को रेवोल्यूशन बोलते हैं, किस चीज को वो डेवलपमेंट बोल रहे हैं? देखिए, रेवोल्यूशन तो जमीनी सतह पर तो लगता नहीं है, लोगों को परेशान करने के लिए रेवोल्यूशन को मैं देख सकता हूँ उस नजरिए से कि स्मार्ट मीटर्स की आड़ में लोगों को परेशान किया गया। यहाँ प्रॉपर्टी हाउस टैक्स के वजह से लोगों की परेशानी है। यहाँ जो हमारे ये जो वाटर टैक्सेस थे, जो पीने के पानी के टैक्सेस से ड्रिंकिंग वाटर जो था उसमें इंक्रीज हुआ। हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा कि यहाँ कुछ इन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज लाई हैं। क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ, मैं देखता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में रजिस्टर करवाते थे, जिसकी लोग टोटल जो एक आदमी को जो एक्सपेंडिचर आता था ये बाहर के मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, जिसमें स्टैम्प पेपर हो गया, कोई दूसरा हो गया, कोई रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, तो नॉमिनल होती थी। आज हमको एक विल करनी है, विल तो एक जुड़ी हुई चीज़ है ना, आम फैमिलियों के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। एक विल पे भी सरकार हमसे 4,000 सरकारी तौर पर ले रही है, और उसके बाद उस आदमी को दूसरे एक्सपेंसेस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। कोई ऑनलाइन हमको कॉपी लेनी है, रेवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी लेनी है, ऑफलाइन जो पहले हम देखते थे विजिबल कॉपी होती थी, हमको इजी होता था, मगर आज वो भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन तरीके से लोगों को ग्राउंड पे पूछिए, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड की बात मैं कर रहा हूँ। आम स्टेटमेंट देने से या ये कहने से कि नहीं जी ऑनलाइन से सहूलतें हो गई हैं, कई चीज़ों में सहूलतें हो सकती हैं, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू पोर्शंस में कोई सहूलत नहीं है लोगों को मिला। उल्टा टैक्सों के बोझ के तौर लोगों को खर्चा बढ़ गया है, आमदनी कम हो गई है, खर्चा बढ़ गया है। उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि रेवोल्यूशन है। हाँ, जहाँ तक आज की उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैंने इतने एम्स का इनाग्रेशंस की, IIM का किया, IIT का किया, और किसी ब्रिज का किया, किसी रेलवे लाइन का किया। रेलवे लाइंस का प्रोजेक्ट ऑलरेडी ग्राउंड पाइपलाइन में बड़े पिछले 20-20 सालों से हैं, वो आज मुकम्मल वक्त में हुई तो वो ठीक है, चले तो ठीक है, लोगों को सहूलत हो। सरकार जो है लोगों की सहूलतों के लिए है, सरकार लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होती है। मगर यहाँ परेशानी ज़्यादा देखी गई है, कारोबार कम हो गया है। मैं आपको सुनाता हूँ कि आप सारी जगह देखिए कारोबार कम है। दरबार मुंह होता था, दरबार मुंह इन्होंने बंद कर दिया। दरबार मुंह से ये होता था कि कल्चर हमारा जो था जम्मू और कश्मीर का, वो आपस में भाईचारा जो था वो बढ़ता था, रिलेशंस बढ़ते थे। और अगर कोई ट्रस्ट डेफिसिट कहीं आता था तो वो रिड्यूस होता था, उसका लेवल कम होता था, वो बंद हो गया। उसकी वजह से कश्मीर के लोग यहाँ आते थे, 6 महीने रहते थे, खरीद फरोख्त होती थी, अच्छा कारोबार जम्मू में होता था,
होटल इंडस्ट्री अच्छी थी, दूसरे बिजनेसमैन अच्छे थे, इस तरीके से वहाँ के थे तो वहाँ भी कारोबार चलते थे। तो ये चूंकि दरबार मुंह का सिस्टम भी क्लोज हो गया और नई भर्ती हो नहीं रही, जो रिटायर होता है नई रिक्रूटमेंट हो नहीं रही, स्कूल इन्होंने क्लोज कर दिए। पहले हमारी सरकार जब थी हमने आरईटी की निकाली थी, स्कीम निकाली थी, इसलिए निकाली थी कि गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते शहर के लड़कों के साथ, तो गांव का रखा था कि गांव की बच्चा कोई होगा तो वो रिक्रूटमेंट में होगा। इन्होंने वो स्कूल सारे बंद कर दिए, जिसकी वजह से पिछले 10 सालों से तो यहाँ टीचर्स की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही, लोग अवरेज हो रहे हैं। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कराई है, डॉक्टरेट कराई है, ग्रेजुएशन कराई है, मगर लड़के बच्चे घर में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे तो उसी बेकारी की वजह से उनमें डिप्रेशन सा आ जाता है, कोई ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट कई बच्चों की हो जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार की इस 4 साल 5 साल जब से एब्रोगेशन हुई है, जमीनी सतह पर सड़कें हाईवेज डेफिनेटली हो सकते हैं, हाईवेज के भी प्रोजेक्ट हैं, मगर सरकार है रूटीन में काम तो होता है। सड़क है उस पर ब्लैक टॉप तो होना ही होना है, कोई पाइप सड़ रही है तो उसको नए सिरे से रिप्लेसमेंट तो होनी हुई है, कोई इलेक्ट्रिक का पोल है कोई गलत है तो उसको अगर कोई सड़ गया है कोई तो उसकी वो होनी है। कैजुअल मैनर में, रूटीन मैनर में जो काम है सरकार के वो चले हैं। गुप्ता साहब, जो है सरकार लगातार ये बात कर रही है, क्योंकि 2014 से पहले जो है कुछ और कहा जाता था कि भाई तेल आपको, पेट्रोल आपको 30-35 रुपए में दिया जाएगा। गैस सिलेंडर को जो है आपकी कांग्रेसी सरकार ने 20-25 रुपए का जो है हाइक किया था, 450 से जो है 480 रुपए किया था। तो एक कोहराम मचा था पूरे देश में। लेकिन आज वही सिलेंडर 1000 रुपए मिल रहा है, तेल जो है 100 रुपए लीटर मिल रहा है। और सरकार, बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं कि सरकार कहती है कि ये जो टैक्सेस जो हम ले रहे हैं लोगों से, ये देश की तरक्की में जो है हम जो है लगा रहे हैं। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि मैंने एक को कहा ना कि हमारी वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर लोगों का जो है प्रायोरिटी होती है, मेन जो पैरामाउंट कंसिडरेशन है वो लोगों का वेलफेयर है। लोगों के वेलफेयर के लिए उस वक्त की सरकारें जो थी, उस वक्त की सरकारें सब्सिडीज पे उनको गैस देते थे, कई चीज़ों में राशन में सब्सिडी होती थी और फर्टिलाइजर्स का होता था उसमें सब्सिडी होती थी और भी कई चीज़ों में सब्सिडी थी। तो समाज को उठाना भी है ना, अपग्रेड भी करना है, समाज में गरीबी की सतह को कम करना है, मगर यहाँ गरीबी की सतह को बढ़ गया है। राशन अगर 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं फ्री 5 किलो के हिसाब से, तो इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं। यहाँ राशन है कितनी, 5 किलो एक फी नफर को देते हैं। तो अगर हम फूड फॉर सिक्योरिटी एक्ट में जाएं, जो गारंटीड एक्ट था एक सरकार की तरफ से, यूपी की सरकार की तरफ से, कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की क्यादत में जो आया था, उसमें क्या था, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो की राशन थी। वही 2 रुपए 3 रुपए किलो की ये एक आदमी को फ्री दे रहे हैं 5 किलो के हिसाब से। तो एक आदमी को 10 रुपए या 15 रुपए की राशन दे रहे हैं, तो 15 रुपए ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ को हम लोगों को दे रहे हैं। तो 80 करोड़ यहाँ गरीब हैं, इसका मतलब हिंदुस्तान में टोटल पॉपुलेशन अगर 140 करोड़ है तो 80 करोड़ तो उसमें फिर गरीबी की सतह पर है। तो गरीबी की सतह इंक्रीज नहीं ना हुई, गरीबी को कम नहीं ना हुई, गरीबी कम नहीं हुई, गरीबी बढ़ी है इस 80,000 करोड़ की वजह से। तो वक्त ये था कि स्कीमें, कोई ऐसी पॉलिसीज यहाँ नहीं आई। यहाँ नरेगा, महात्मा गांधी जो ये हमारा रोजगार इसका था, एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम थी, यहाँ एक्ट था, ये कानून था, उसकी वजह से अगर गांव में, रूरल गांव में आज तरक्की आपको नजर आती है, लोगों के घरों की छतों पर टीन नजर आती है, या गांव की नालियां या कहीं गलियां जो पक्की नजर आती हैं, कहीं कोई वाटर आपको टैंकियां नजर आती हैं, तो ये नरेगा में मैक्सिमम काम हुआ है उस वक्त का नरेगा का बजट देखें और आज की नरेगा का पंचायत का बजट देखें क्या है। वहां से लोगों को निकाला, पहले भी आवास योजना में के तहत प्रधानमंत्री, या पहले इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा आवास योजना के तहत पर मकान मिलते थे, आज ये प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो चल रहा है। उस एक तरफ से पैसे काटे हैं, दूसरी तरफ से मकान दिए जा रहे हैं। उन मकानों में भी लोगों को कई दिखते हैं कि लैंड प्राइवेट होनी चाहिए, मलकीत लैंड होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपके पैसे नहीं मिलते। फिर उसमें भी कुछ चीजें हैं ऐसी हैं कि कईयों को, ऐसे लोगों को भी मिले हैं जिनके ऑलरेडी मकान है और जो डिजर्विंग है वो लोग आए नहीं हैं।
तो मैं ओवरऑल कहता हूं कि ओवरऑल ये नहीं है कि 10 साल की हुकूमत इनकी हो गई है। 10 साल की हुकूमत में उतना लोगों को जो बेनिफिट, जिस चीज के सपने दिखाए गए थे, जिस किस्म की बात की गई थी कि हम ये करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन मुझे जमीन पर नजर नहीं आ रहे, दिखने को नहीं मिलते हैं। आप हर तरफ देखिए, अच्छे दिन ये थे कि हमारी असेंबली को अनाउंस करते कि असेंबली इलेक्शन यहाँ करवाएं। अच्छे दिन ये थे कि हमें स्टेट का पूरा दर्जा दिया जाता तो हम ये मानते। अच्छे दिन ये थे कि हमारे यहाँ जॉब्स और ज़मीन के दिन जो उनको प्रोटेक्ट किया जाता, महदूद किया जाता, जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदागान पुराने हैं उन तक, तो वो अच्छे दिन के तौर पर हम गिने जाते। यहाँ कोई रिक्रूटमेंट के स्पेशल पैकेज दी जाते तो वो अच्छे दिन थे, हमारे लिए अच्छे दिन थे। यहाँ को हमारे लिए कोई रास्ते को टूरिज्म का यहाँ जो है इंक्रीज किया जाता तो वो हमारे लिए अच्छे दिन थे। वो देखो, वो हमारे लिए वो तो है नहीं कुछ जमीन पर, तो हम कैसे कहें कि अच्छे दिन हैं हमारे हमारे हमें अच्छे दिन नजर नहीं उस तरह पे आते जिस तरह पे इन्होंने लोगों से कमिटमेंट की हुई थी अपनी सरकार आने के बाद। जो बीजेपी की सरकार, जो एनडीए की सरकार यहाँ आई है, तो उस किस्म की कमिटमेंट हमको मिली नहीं। इस तौर पर हम आज के प्रधानमंत्री जी की विजिट से हमने उम्मीदें लगाई हुई थी कि हमारे इलेक्शन डेफिनेटली अनाउंस करेंगे, हमें असेंबली का दर्जा दिए जाएंगे। उस मसले में कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ किसी पर्टिकुलर खानदान को कोसना कि उस खानदान किसी को बढ़ने देता था, तो वो एक अलग बात है। वो कल को ये है, कल को ये हुकूमत नहीं रहेगी, ये आने जाने वाली है। जो लोग आज बरसर इक़्तिदार हैं, कल वो अपोजिशन में होंगे। जो आज अपोजिशन में है वो बरसर इक़्तिदार हैं। जमहूरियत का मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त में प्रेशर है, प्रेशर इतना बिल्टअप हुआ है कि जमहूरी निज़ाम धर्म भरम हो रहा है सारे हिंदुस्तान में। अब आपको एक अभी आप देख लो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, जो वो था हमारा बैलेट जो था, ये हमारा फंड्स के उसके तौर पर ये पैसे जो इकट्ठे होते थे इलेक्शन के दौरान में, तो उसके अकाउंट्स पे, जो इनके अकाउंट्स में देखें कि अगर वो सीक्रेट तौर पर फंडिंग हुई है तो इनकी ज़्यादा हुई है, मगर वेयर एज अदरवाइज देखा जाए तो फ्रीज अकाउंट ये कांग्रेस के कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में चीफ जस्टिस का एक अहम मुकाम था कि 3 मेंबरी कमेटी थी जिसमें प्रधानमंत्री जी और अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस रखा गया था, मगर चूंकि इनको सूट नहीं किया, इन्होंने कानून के जरिए चीफ जस्टिस को उससे निकाल दिया और वो पावर प्रधानमंत्री जी को दी कि वो नॉमिनेट करेंगे दूसरे किसी कैबिनेट मिनिस्टर को और एक अपोजिशन के लीडर हो गए, तो 3 आदमी में मेजॉरिटी व्यू जो होगा तो वो इनका होगा। तो लिहाजा इन चीजों को देखने की नजर है कि आप देखें कि सोच क्या है। तो जो ये इंडिपेंडेंट अदारे थे, जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे थे, जिन पर भरोसा था, लोग भरोसा रखते थे, वो इरोड हो रहे हैं। उन पर लोगों का विश्वास दिन ब दिन कम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की हालत देख लीजिए आप। आज पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में वहाँ लगभग 4 लाख लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन की कि नहीं जी, यहाँ जो इलेक्शन वोटिंग मशीन्स हैं वो डिफेक्टिव हैं, यहाँ जो है बेहतर तरीके से वो करवाया जाए। तो लोगों में आवाज, रोष, अनरेस्ट क्यों है? इसी वजह से है। बाकी ठीक है कि अपना अपना मजहब है, अपनी अपनी तरीकाकार है, उसको पूजा करने का अपना उस आस्था जुड़ी हुई है, वो अलग बातें हैं। तो साहब, आप मुझे बताया कि आप जो है आज की प्रेजेंट जो है भारत की सरकार है, इस सरकार में आप लॉ एंड ऑर्डर को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आप कानून के जानकार जो हैं। लॉ एंड ऑर्डर की क्या मैं बताऊं आपको कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ देखें, कुछ चीजें तो हैं, कुछ चीजें मानने वाली हैं, मगर उस वक्त ये प्रेशर ईडी का प्रेशर नहीं होता था, उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रेशर नहीं होता था। इतना जो बिल्ट क्रिएट हो रहा है, जनरेट करते हैं प्रेशर के ताकि लोग इनके खिलाफ बात नहीं करें। मीडिया आप आज कहीं नहीं है, आप लोग मीडिया के साथ जुड़े हुए हो, तो सोशल मीडिया जो चल रहा है वही चल रहा है। बाकी दूसरा मीडिया देखें तो इंडिपेंडेंट लोगों के इश्यूज को लेकर, लोगों की रखवाली को ले, मणिपुर का मसला जो हुआ तो मीडिया कहाँ था? मीडिया ने कुछ नहीं बताया। जितना नंगा नाच इसका समाज का और सोसाइटी का नंगा नाच जितना मणिपुर में हुआ है, वो तो उस मीडिया ने नहीं दिखाया। तो मीडिया में अच्छा लेडीज कोई बाहर निकल नहीं सकती हैं, तो हम क्या बता सकें कि लॉ एंड ऑर्डर है? लॉ एंड ऑर्डर प्रेशर के तौर पर बंद है, जरूर बंद है। ठीक है जी, पत्थरबाजी कम हुई है, मिलिटेंटों को मिलिटेंसी नहीं है उस लेवल तक,
मगर खौफ हरासा आप जो पोजीशन राजौरी पुंछ में आप ले देखिए कि अभी तक भी वहाँ इतना हुआ, कुकुरनाग में पिछले दफा हुआ, हमारे सिक्योरिटी के जवान जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के अच्छे टॉप ऑफिसर देखे, पुलिस का देखे तो कैजुअलिटीज उनकी भी हैं, सिविल किलिंग देखे तो उनमें कोई कमी नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर क्या मैं कहूँ कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर ये कहते हैं ठीक है, अगर ये सरकार की तरफ से वर्षन आता है कि आज पीसफुल है जी, वहां इतने करोड़ विजिटर गया, तो भाई इलेक्शन क्यों नहीं आप अनाउंस करवाते हो? स्टेट के इलेक्शन असेंबली को बहाल करवाओ, आप यहाँ अनाउंस करवाओ, असेंबली के इलेक्शन करवाओ, पता लग जाएगा यहाँ के लोग कितने उसमें हैं, खुशी में आपके साथ हैं या नहीं लोग पसंद कर रहे। ये सारी बातें जो हैं मैं समझता हूँ कि आज हम कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे प्रधानमंत्री के साथ। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको कहूँ कि हमने उम्मीदें रखी थी कि प्रधानमंत्री जम्मू में तशरीफ लाए हैं, जरूर लोगों को, क्योंकि 4-5 साल के बाद ये जम्मू में आए हैं, जम्मू कश्मीर का विजिट है इनका, तो आज जरूर लोगों को यह राहत का कोई सांस देंगे, मगर वो राहत मिली नहीं, तो सिर्फ जुमलाबाजी दिखने को मिली और राहत मिली नहीं, तो जिसका हमें निहायत अफसोस है। हम अब नेक्स्ट इलेक्शन है, इलेक्शन में देखें। जब गुप्ता इलेक्शन की बात करें तो आप लोकसभा के इलेक्शन भी जो है जल्द ही जो है अनाउंस होने वाले हैं, तो आपने बताया कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है इस वक्त, क्योंकि जो है अगर पिछला डेटा देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को जगह जगह जो है पछाड़ रही है, और अब बीजेपी ये बोल रही है कि हमारा लक्ष्य है 400 प्लस सीट्स। लेकिन इसी के बीच एक प्रशांत भूषण हैं जो एनालिस्ट हैं, जिनने ये भी बोला कि पिछले 10 साल में जितने इलेक्शन राहुल गांधी ने हारे, उसके बावजूद भी वो जो है अपनी जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अगर इस सिचुएशन में अगर कभी मोदी जी आए तो मोदी जी जो है कहीं टिक भी नहीं पाएंगे। तो किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं, लोकसभा इलेक्शन को भी और अपनी कांग्रेस पार्टी की पोजीशन को भी? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, एक तहरीक है, वो पार्टी पुलिक नहीं कहूंगा कि वो तहरीक है, उसने जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों के बाद ये जो जमहूरियत जम्मू हिंदुस्तान वालों लोगों को मिली, ये कुर्बानियों के बाद मिली है, और कांग्रेस की कुर्बानी है, उसमें कांग्रेस ने लीड किया है। उस वक्त ये लोग तो कहीं थे नहीं, इनके लोग तो अंग्रेजों के साथ उस वक्त मिले हुए थे, जो बिजनेसमैन थे। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ चंद कुछ सालों के लिए व्यापार करने की आई थी, उन्होंने 200 साल हुकूमत किया। आज हिंदुस्तान भी उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और जो हमारे जो बड़े पूंजीपति जिनके नाम रोज आते हैं, उनके साथ सरकार का जो जिस तरीके से लिंक है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। सारी स्टेट की संपत्ति जो कांग्रेस ने क्रिएट की जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त में, और उसके बाद जो यहाँ जो एयरपोर्ट्स बने, जो रेलवे स्टेशंस बने, जो दूसरे पोर्ट बने, जो दूसरी और एसेट्स बने, तो सारी बने वो कांग्रेस के वक्त में। उनको ये दे रहे हैं, उनको किसी को किराए पर, किसी को बेच रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ये उसी सोच से चल रहे हैं जो सोच ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर यहाँ हिंदुस्तान में आई थी। कांग्रेस पार्टी अपने इश्यूज पर बिल्कुल टिकी हुई है कि वो सोच महात्मा गांधी के रखते हैं। महात्मा गांधी की कांग्रेस है, नॉन वायलेंस के तौर पर हम लोग चलते हैं, और लोगों में हमारा जो है राहुल गांधी की अब न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, ईस्ट से वेस्ट तक जा रही है, लोगों का रुझान देखें आप। ये मीडिया नहीं दिखाता तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। कांग्रेस अपने बलबूते पर यहाँ कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। जो हमारा इंडिया ब्लॉक बना है उसके तहत जो हमारे लीडरशिप जो फैसला करेंगे, जहां जहां जिस किस्म का फैसला होगा हम उसी तरीके से फाइट करेंगे। और यहाँ जो हमारी ये उधमपुर डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ भी टफ फाइट हम देंगे। जम्मू की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, क्योंकि उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने चूंकि विजिट किया वहां भी लोगों में जितना अनरेस्ट है, ये तो पता लगेगा उसी वक्त कि हम टफ फाइट इनको देंगे, और वक्त आने पर पता लगेगा कि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर रही है, अपने आप को कर रही है। बाकी चलता रहता है, कोई इधर आता है कोई जाता है, उसका उतना फर्क नहीं पड़ता। मगर यह है कि कांग्रेस पूरी फाइट जो है बीजेपी को देगी। आप देख लीजिए कि आप हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ भी हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट रहे बड़े इम्पोर्टेंट 10 साल से वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पर हैं। जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुझे पर्सनली उनकी कदर है। मगर जहाँ तक कामकाज का ताल्लुक है, तो कामकाज के सिलसिले में मैं अपना नजरिया अलग रखता हूँ। क्योंकि जम्मू कश्मीर की हमने देखा ना, यहाँ आप देखो
सारा मिनरल्स का काम जो है बाहर के लोग कर रहे हैं, सारा मिनरल्स उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, सारा लीकर के जितने लोग हैं सारे बाहर के उनके यहाँ है, जितने हमारे काम काज जितने चल रहे हैं सारी लेबर बाहर की है, सारे ठेकेदार बाहर के हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएं? तो लिहाजा उस वजह से लोगों के पास हम यही मुद्दे लेकर जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शंस में लोकसभा में कांग्रेस एक अच्छी वाइब्रेंट फोर्स के तौर पर उभर के आएगी और बाकी देखेंगे आगे क्या है। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, तो नाजरीन ये थे एडवोकेट नरेश गुप्ता साहब जिनसे हमने बात की, और जो आज प्रधानमंत्री मोदी का जो विजिट था जम्मू कश्मीर का, उस पर भी बात हुई और कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी बात हुई कि और आने वाले समय में जो इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा के कि उसमें कांग्रेस जो है कैसा परफॉर्म करेगी, और खसूसन जो है हमारी जो नज़र रहेगी इस उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी पर। और जो नरेश गुप्ता जी है उन्होंने बताया कि कांग्रेस जो है उभर कर सामने आएगी और इनके जो इश्यूज़ हैं, इनके जो इन्होंने कहा कि ये क्रांतिकारी पार्टी रही है और ये पार्टी जो है ये किसी एक इशू को लेकर नहीं, एक तहरीक है, तहरीक के काम पर तहरीक के तौर पर काम करेगी। और अब जो है आने वाले समय में ये कन्फर्म हो जाएगा कि कितना कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी और 2024 में लोकसभा में कितना अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल, JKC न्यूज़, भद्रवाह TV, खालसा एक्सप्रेस और बहुत सारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।